सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम लोग करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेकेंड लेक्चर, जहाँ पे हम लोग कंडीशन फॉर ग्रोथ से कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले जो भी ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें कवर कर ली है। अगर कहीं डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, या फिर फर्स्ट लेक्चर देख लो, जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। या फिर अगर आपको डाउट नहीं है तो आप यहाँ सेकेंड लेक्चर से देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग कंडीशन फॉर ग्रोथ देखेंगे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, उसके बाद में हम लोग डेवलपमेंट देख लेंगे। एंड देन हम लोग इस चैप्टर का मेन जो पॉइंट है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम लोग फोटोप्रियोडिज्म देखेंगे। उसमें 3 तरीके के प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, और एक जो लास्ट टॉपिक रह जाएगा वर्नलाइजेशन। ये लगभग हाफ एन आवर में जो है आज का लेक्चर, उससे भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग की दिवाली और दशहरा और छठ वगैरह काफ़ी अच्छा गुजरा हो और काफ़ी मज़े किए हो इस फेस्टिवल में आप लोग। अब हम लोग अपने पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशन फॉर ग्रोथ। ठीक है, कंडीशन फॉर ग्रोथ। देखो, ग्रोथ हमारी बॉडी में हो रहा है, ठीक है, लेकिन ग्रोथ जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है ये जानना ज़रूरी है। जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं? हम लोग खाना खाते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, उसकी वजह से सेल डिवाइड होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो होता है वो ग्रोथ होता है हमारी बॉडी में। तो ग्रो होने का कंडीशन क्या है? आपको आपकी बॉडी को एनर्जी देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो डिवाइड करे और अल्टीमेटली क्या हो, आपकी बॉडी का जो है वो ग्रोथ हो। ठीक है, तो हम लोग अगर देखा जाए कि ग्रोथ का कंडीशन क्या होना चाहिए, तो हम लोग उनको जो प्लांट्स हैं उनके केस में उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। ठीक है, सॉइल में जो है न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर बनी रहे, मैन्योर डाले, फर्टिलाइजर डाले, उसके बाद उनको वाटर दे, प्रॉपर उनको सनलाइट मिले ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। ये उनका कंडीशन होता है। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ इंक्लूड्स वाटर, ऑक्सीजन, एसेंशियल एलिमेंट्स, बेसिकली योर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सेल एनलार्जमेंट, सेल डिवीजन नहीं, सेल को बढ़ाने में। सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको बढ़ाने में हेल्प कौन करता है? उसका मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो वाटर होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए कौन हेल्प करता है? हमारे पास में वाटर जो है हमारा सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करता है। एंड मेंटेन्स द टर्जिडिटी, प्रेशर मेंटेन करता है ताकि आपका सेल ना श्रिंक हो, ना फट जाए। ठीक है, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना, और स्वेल अप मतलब एकदम फूल जाना, और बर्स्ट आउट मतलब फट जाना। ठीक है, तो अगर वाटर जो है हमारे पास में कम पड़ गया तो सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। अगर ज्यादा हो गया तो एकदम फूल जाएगा सेल। अब है कि फट जाएगा, और थोड़ा सा बढ़ा एक टाइम के बाद प्रेशर, वो बर्स्ट आउट हो जाएगा, रप्चर कर जाएगा, और आपका जो सेल है वो फट जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए वाटर जो है एक प्रॉपर अमाउंट उसका चाहिए होता है सेल के इलाजमेंट में, और टर्जिडिटी, प्रेशर मेंटेन करने के लिए, ताकि जो हमारा सेल है गोल मोल सा प्यारा सा सेल बन के रहे, उसके लिए टर्जिडिटी बेसिकली मेंटेन करने के लिए आपका जो है वाटर का जरूरत पड़ता है। नाउ वाटर ऑल्सो प्रोवाइड मीडियम फॉर एंजाइमेटिक कंडीशंस। यहाँ हमारे पास में जो वाटर है ना, ये हमें प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? मीडियम। मीडियम मतलब कुछ तो एक मेथड मीडियम है जिसके थ्रू हमारे पास में एंजाइमेटिक कंडीशन होता है। बेसिकली बहुत सारे जो हमारे पास में प्रोसेस होते हैं ना सेल के अंदर, वो वाटर की वजह से हो पाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक तरीके से एक एंजाइम की तरह कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, मीडियम कहने का मतलब देखो, जैसे समझो, देखो अगर मान लो ये हमारे, क्या हो गया, सॉरी, अरे यार, हाँ, अब अगर मान लो यहाँ पे ये हमारे पास सेल है। ठीक है, सेल के इस हिस्से में ऐसे रखो, सेल के इस हिस्से में अगर मान लो हमें कुछ रिएक्शन कराना है, इस हिस्से में हमें कुछ रिएक्शन कराना है, और इससे रिलेटेड एंजाइम यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से चीज़ों को यहाँ पहुँचाना पड़ेगा ना, और यहाँ से इस चीज़ को यहाँ पहुँचाने के लिए यहाँ पे जो मीडियम आ रहा है वो साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म जो है उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका होता है? वाटर का होता है। तो वाटर एक मीडियम की तरह कंट्रीब्यूट करता है किसी भी चीज़ को थ्रू आउट ट्रैवल कराने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म formation requires water and macronutrients and act as source of energy. प्रोटोप्लाज्म का जो फॉर्मेशन है उसके लिए हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए, मैंने बताया था। हमारे पास अराउंड वी कैन से
प्रोटोप्लाज्म जो है ना उसमें हम लोग 90% जो होता है ना वो वाटर होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखो प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए वाटर चाहिए, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए जो है उनको एक्ट कराने के लिए हमें वाटर चाहिए, और ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है हमारे पास में, ठीक है। नाउ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑल्सो एसेंशियल फॉर ग्रोथ। अब देखो पहली चीज जो हमने यहाँ पे देखी, हमारे लिए वाटर बहुत जरूरी है, इसके बाद में हमारे लिए जो है प्रोटोप्लाज्म भी बहुत जरूरी है, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है, ऑप्टिमल टेम्परेचर बहुत जरूरी है हमारे पास में, एंजाइमेटिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस में और भी जो चीजें होती है, ऑप्टिमल टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, हाँ ये सारी चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो करती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में 3 प्रोसेस आएंगे, क्या आएंगे? 3 प्रोसेस, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है ना कि एक नर्सरी का बच्चा है, 1 to 10 तक जाते जाते उसको हर सब्जेक्ट पढ़ना होता है। नर्सरी के बच्चे को जैसे जैसे वो आगे की क्लास में जाता है, सपोज हम लोग ले लेते हैं पहले प्री नर्सरी, नर्सरी, हाँ LKG UKG ये सब पढ़ा, ये सब जो है ये प्री फाउंडेशन सारी चीज़ें पढ़ ली। अब यहाँ पे जो है 1 to 10 तक उसको हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, उसको इंग्लिश, उसको हिंदी, साइंस या EVS बोल लो वो पढ़ना पड़ता है, मैथ्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। GK होगा तो GK पढ़ना पड़ता है। उसके बाद से हमारे पास में जो है आई थिंक 5-6 से हमारे पास SST भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनको ना हर चीज़ पढ़ना होता है। तो इसका मतलब जो वो बच्चा है 1 to 10 वाला वो हर चीज़ पढ़ता है, हर काम करता है। तो ऐसे ही जो सेल है मेरिस्टेमेटिक सेल, वो हर फंक्शन करता है, ठीक। एक मेरिस्टेमेटिक सेल हर फंक्शन करता है, थोड़ा सा हार्ट में जाके कंट्रीब्यूट कर देगा, थोड़ा सा दिमाग में जाके कंट्रीब्यूट कर देगा, थोड़ा सा पेट में जाके कंट्रीब्यूट कर देगा, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करता है, ठीक। अब क्या होगा, 10th के बाद 11th में जाते ही बच्चे को पहली बार स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा। आइदर यू कैन टेक PCM, PCB ले लो, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, हाँ। तो वहाँ पे जो है आपका स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा बच्चे को। वहाँ पे पहली बार होता है डिफरेंशिएशन। व्हाट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का मतलब एक मेरिस्टेमेटिक सेल को हम लोग उसके अंदर में कुछ केमिकली चेंज कर रहे हैं और उसको फिक्स कर रहे हैं किसी एक काम के लिए। मतलब 11th में जाने के बाद जैसे ही बच्चा आपका स्ट्रीम चूज करेगा वो फिक्स हो जाएगा कि अगर आप PCB से हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ही पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ने का जरूरत नहीं। आई मीन थोड़ा बहुत मैथमेटिकल टूल इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपको प्रॉपर मैथ्स पढ़ने का जरूरत नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ने का जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, कॉमर्स की कोई भी चीज़ें, इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ नहीं, अकाउंटेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। कहने का ये मतलब अगर आपने जो है PCB ले लिया तो आपको बायो पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको आर्ट्स वाला सेक्शन नहीं पढ़ना होगा, आपको कॉमर्स वाला सेक्शन नहीं पढ़ना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो काम है वो फिक्स हो गया कि हमें PCB पढ़ना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का हमने काम फिक्स कर दिया, केमिकली उसके अंदर में कुछ तो चेंज किया हमने जिसकी वजह से उनका काम फिक्स हो गया और वो क्या बन गया, अब परमानेंट सेल बन गया। क्या बन गया? परमानेंट सेल। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं इधर कहीं साइड में यहाँ पे बना देती हूँ ये चीज़, ठीक है, ये चार्ट बना देती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इधर से काफ़ी क्वेश्चन पूछते बच्चे जो है ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे सबसे पहले टाइम पे हमारे पास में आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हमारे पास में बनता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या बन गया? परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब हर काम करेगा। अब इसका एक बार काम फिक्स कर दिया हमने, बन गया परमानेंट टिश्यू। कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पे? डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा यहाँ पे। डिफरेंशिएशन बोले तो हमने एक काम फिक्स कर दिया इसका। अब जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल, ये जो परमानेंट सेल आया ना, ये बोला ना कि भाई अब थोड़ा बोर सा हो रहा है, एक ही काम करते करते हाँ बोर हो गया, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री और बायो पढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ पढ़ते जा रहे थोड़ा सा बोर हो गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइट करते हैं, वापस मेरिस्टेम बनते हैं हम लोग, ठीक है। वापस एक ब्रॉड हमें ना चॉइस करने का मौका मिले, ढेर सारे सब्जेक्ट वापस से पढ़ने का मौका मिले। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे परमानेंट को वापस क्या बनना है हमें, हमारे पास में मेरिस्टेम बनने का मन है, मेरिस्टेम
टिश्यू बनने का मन है वापस से। अब हमारे लाइफ में तो ऐसा रिवर्स गियर नहीं लगा सकते हम लोग, तो हमारे पास क्या होता है, मान लो अब टचवुड आपका नीट क्रैक हो गया, ठीक है, आप लोग MBBS करोगे, हाँ, डॉक्टर के और भी जो फील्ड्स है उस फील्ड में जाओगे, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको और भी तरीके के जो है ना सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे हमें मिलता है एनाटॉमी का अलग सेक्शन बन जाता है, फिजियोलॉजी का अलग सेक्शन बन जाता है, ENT वगैरह, आई थिंक बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में गाइनी अलग हो जाता है, हमारे पास में पेडियाट्रिक्स वगैरह सब अलग अलग हो जाता है, तो वहाँ पे भी एक ब्रॉड लेवल हो जाता है, हमारे पास बहुत सारे जो होते हैं सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, बायो में ही और डीप चले जाते हैं, बट वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस आ जाते हैं हमारे पास में। तो अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी भेड़ चाल की तरह कॉमन हमें बैठ करके और सेम चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये जो हुआ हमारे पास में, वापस से हमारे पास में चॉइस आ गई, ढेर सारी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं हमें। तो यहाँ पे हम लोग की लाइफ में क्या हुआ, वापस से हम लोग के पास में हम मेरिस्टम लेवल पे वापस चले गए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन था, आपका काम फिक्स कर रहा है। अब चीजें यहाँ पे जो हो रही है वो आपका काम वापस से उल्टा हो रहा है, डिफरेंशिएशन से उल्टा हो रहा है। मतलब डिफरेंशिएशन में जहाँ आपका काम फिक्स होता था, वापस आप हर काम कर सकते हो। तो डिफरेंशिएशन को हम लोग हटा रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, डी डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन एब्सेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखोगे आप लोग तो बोलोगे कि नहीं भाई अब तो ये भी करना पड़ रहा है, वो भी करना पड़ रहा है, ये भी पढ़ना पड़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, अब वापस से फिक्स कर दो यार, अब प्लीज वापस से फिक्स कर दो। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग जब UG वगैरह आप लोग का हो जाएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा, अब आप लोग करेंगे PG, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद SS, सुपर स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीजें करेंगे, और फिर आप बनेंगे वापस से परमानेंट, एक मिनट, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट एंड फिर मेरिस्टेमेटिक, फिर हमारे पास में क्या हो जाएंगे, परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, पहले डिफरेंशिएशन लगाया था, फिर डी डिफरेंशिएशन हटा दिया, वापस से डिफरेंशिएशन लगाया, री डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, री डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन मतलब अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो एक और मस्त चीज बताती हूँ मैं यहाँ पे, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब यहाँ पे रहता है, ये पहली बार एकदम नया नया मेरिस्टम रहता है, फर्स्ट मेरिस्टम, इसको कहेंगे फर्स्ट यानी प्राइमरी मेरिस्टम। क्या कहेंगे, प्राइमरी मेरिस्टम, 1 डिग्री, ऐसे 1 लिख करके उसके ऊपर नॉट लगा देंगे, 1 डिग्री मेरिस्टम यानी प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक। प्राइमरी मेरिस्टम से पहली बार परमानेंट बनेगा, मतलब प्राइमरी परमानेंट, 1 डिग्री परमानेंट, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे एक बार मेरिस्टेमेटिक था, वापस परमानेंट, पहली बार परमानेंट बना, और इस बार वापस से सेकेंड टाइम जो है वो क्या बना, मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम कहेंगे, या फिर 2 डिग्री भी इनको कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सेकेंड टाइम बना परमानेंट, तो सेकेंडरी परमानेंट। तो हमारे पास में अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि जब एक मेरिस्टम को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो कौन सा परमानेंट बनता है, प्राइमरी परमानेंट, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टरनरी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्राइमरी। पूछा जाए जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को डी डिफरेंशिएट करते हैं तो कौन सा मेरिस्टम बनता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। तो आपके पास क्या जवाब आएगा, सेकेंडरी। जब सेकेंडरी मेरिस्टम को हम लोग री डिफरेंशिएशन करते हैं, वापस से डिफरेंशिएशन लगाते हैं, हमारे पास सेकेंडरी परमानेंट आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, लो ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आते हैं डेवलपमेंट की तरफ। अब हम लोग क्या आएंगे, कहाँ जाएंगे, डेवलपमेंट की तरफ। अब डेवलपमेंट में क्या होगा, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग टूवर्ड्स डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट में क्या होता है ना, ये कुछ सीक्वेंस बताता है आपकी लाइफ में चीजें कैसे चल रही हैं, किस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो वो सीक्वेंस बताएगा आपको। देखो मेरिस्टेमेटिक सेल में पहले क्या होगा, प्लाज्मिक ग्रोथ होगा। क्या होगा, प्लाज्मिक ग्रोथ। अब जब प्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब उसका साइटोप्लाज्म जो है ना वो ग्रो करेगा, ठीक है। अब जब साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये एक सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसका साइटोप्लाज्म ग्रो हुआ तो सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 2 सेल बन जाएगा। क्या होगा, 2 सेल बन जाएगा। ध्यान से सुनना, एक सेल है ये पहले तो ग्रो करेगा, मतलब उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो ग्रो करेगा, ठीक। अब ये जब सेल डिविजन करेगा तो क्या ये वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल बनेगा या परमानेंट सेल बनेगा। ध्यान से सुनना, वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये पहले क्या करेगा, अपना प्लाज्मेटिक ग्रोथ कराएगा, मतलब उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो ग्रो करेगा,
उसके बाद डिवाइड होगा। अब जब वो डिवाइड कर रहा है तो एक जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो डिवाइड करके 2 मेरिस्टेमेटिक सेल बना रहा है ना, तो ये जब वापस से सेल बनाएगा तो वापस तो दोनों सेल इसी लेवल पे आएंगे ना, ठीक है। बच्चा है, बच्चा बड़ा होगा, वो मम्मी बनेगा, पापा बनेगा, तो जब उनके बच्चे होंगे तो वो भी तो छोटे बच्चा ही पैदा करेगा ना, कि एक ही बार बड़ा सांड पैदा कर देगा, नहीं ना, वो भी छोटा बच्चा पैदा करेगा। तो अगेन ये जो छोटा सेल है पहले बड़ा होगा, मैच्योर होगा, वापस अपना जब बच्चा पैदा करेगा तो वो तो मेरिस्टेमेटिक सेल ही होंगे ना। हाँ, नेचर तो अभी तक सेम है, चेंज नहीं हुआ। अब जब इसी तरीके से बहुत सारे सेल बनेंगे, फिर सब डिवाइड करके फिर इस लेवल पे आएंगे, फिर सब बड़े होंगे, ऐसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये बढ़ेंगे, ठीक। अब उसमें से कुछ सेल होगा ना जो डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्या होगा, डिफरेंशिएट कर लेंगे, साथ साथ इलोंगेशन भी चलते रहेगा। प्लाज्मिक ग्रोथ होगा तो इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन होगा तो सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा तो ये होगा। इसके बाद इसी बीच में कहीं डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मतलब आपका सेल जो हो गया मैच्योर हो गया, अब ये आपका फिक्स हो गया, काम फिक्स कर देगा। मैच्योर लोग क्या करते हैं, अपना जॉब फिक्स कर लेते हैं क्योंकि उनको फैमिली को सपोर्ट करना होता है, ठीक है। अब मैच्योर लोग धीरे धीरे टेंशन 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 काम 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 करते करते उम्र बीत जाती है, मैच्योर हो जाते हैं एकदम फुल ऑन, शादी ब्याह हो जाता है, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, ऑल एंड ऑल सारी चीजें हो जाती हैं। अब जब वो फाइनली मैच्योर हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, कुछ टाइम के बाद सेनेसेंस यानी डेथ, कुछ टाइम के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको यही चीज समझाना चाह रहा था, और डेवलपमेंट में अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अल्टीमेटली आपको ये समझना था, ये आपका कहीं भी PYQ में नहीं पूछा जाएगा, मुबारक हो। तो विद दिस वी आर डन। यहाँ पे एक प्लास्टिसिटी टर्म आता है, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है ना आपका, चलो, प्लास्टिसिटी मतलब होता है इन्वायरमेंट चेंज होने से आपका जो है वो बॉडी फॉर्म चेंज हो जाए, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो, द एबिलिटी ऑफ चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, ठीक है। हेट्रोफिली इन कॉटन प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। कॉटन प्लांट जो होता है उसमें डिफरेंट जुवेनाइल फेज में उसका डिफरेंट लीव्स रहते हैं और मैच्योर फेज में उसका डिफरेंट लीव्स रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लाइफ साइकिल पे भी डिपेंड करता है, लाइफ के स्टेज पे भी डिपेंड करता है, और आप कहाँ पे हो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। आप बच्चे हो कि बुढ़े हो गए उस पर भी डिपेंड करता है, आप पानी में रहते हो या जमीन पे रहते हो उस पर भी डिपेंड करता है। NCERT में इसका आई थिंक 2 एग्जाम्पल मिल जाएगा, एक हमारे पास में मिल गया कॉटन मिल गया, एक आपको बटर कप मिल जाएगा, ठीक है, मैं नाम भूल रही हूँ, अब चेक कर लेना, NCERT में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको एक्चुअली 3 एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। तो NCERT से प्लास्टिसिटी चेक कर लेना, वहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, तीनों एग्जाम्पल याद कर लेना। एक लार्कस्पूर होता है, एक कॉटन कप होता है, बटर कप था कि कॉटन, नहीं सॉरी कॉटन तो यहाँ पे हो गया ना, बटर कप होगा ये, ठीक है। ये 3 आपके एग्जाम्पल्स हैं, आप NCERT से एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल में सिर्फ हमें कॉटन दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग अपने पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। एकदम 10 मिनट में जल्दी जल्दी खत्म करते हैं चैप्टर बस, ठीक है। ऑक्सीन का बात करते हैं पहले। ऑक्सीन को आइसोलेट किसने किया था, FW वेंट ने। कहाँ पे किया था इसको, ओट सीडलिंग के कॉलियोप्टाइल में। कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा में डिफरेंस बताया था हमने। कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा हमें कहाँ मिलता है, मोनोकॉट की डाइकॉट मिलता है हमें मोनोकॉट में। मोनोकॉट का जो सिंगल कॉटलीडन होता है नेम एज स्क्यूटेलम, उसका जो प्लिम्यूल होता है उसको कवर करता है कॉलियोप्टाइल, और उसका जो रेडिकल होता है उसको कवर करता है कॉलियोराइजा। याद करने का तरीका पता था, कॉलियोप्टाइल में P आता है और प्लिम्यूल में P आता है, कॉलियोराइजा में R आता है और रेडिकल में भी R आता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप मॉर्फोलॉजी देखो, वहां पे और चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बकाने डिजीज है राइस सीडलिंग में। यहाँ पे हमें फंगल पैथोजन मिलेगा, गिब्रेला यहाँ से हमारे पास में जो है जिब्रेलिक एसिड जो है यहाँ से डेराइव हुआ था, ठीक है। गिब्रेला बोल लो या जिब्रेला बोल लो, दोनों सेम चीज है, आप जिस तरीके से प्रोनाउंस करो जो आपको बढ़िया लगे, ठीक है। इसके बाद में इसको किया किसने था हमारे पास में, फाउंड किसने किया था, ई कुरोसावा नाम है साइंटिस्ट का, जिन्होंने गैब्रेलिक एसिड को ढूंढा था। यहाँ पे बहुत तरीके के गैब्रेलिक एसिड होते हैं, G1 से लेकर के G100, इससे भी ज्यादा अभी के टाइम में खोज लिए गए हैं। सबसे ज्यादा जो है गैब्रेलिक एसिड के टाइप्स हमें मिलते, देखो यहाँ पे दिया हुआ है GA3 से लेकर देखो GA1, GA2, GA3, गैब्रेलिक एसिड 1, 2, 3 से लेकर के 100 तक में, जिसमें सबसे कॉमन GA3 है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्कूग एंड मिलर। इन्होंने कौन सा वाला बताया था हमें, काइनेटीन, जो कि एक तरीके का हमारे पास साइटोकाइनिन होता है, ठीक है। ऑक्सीन, अब हम लोग एक एक करके आ जाते हैं। देखो यहाँ पे
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब ये पॉजिटिव ग्रोथ कराएगा या नेगेटिव ग्रोथ कराएगा। ग्रोथ पॉजिटिव कराने का मतलब ग्रोथ को एकदम जल्दी जल्दी इन्फ्लुएंस करता है, ग्रो करो ग्रो करो ग्रो करो, और ग्रो को नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करने का मतलब ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। तो ग्रोथ प्रमोटिंग कौन कौन होंगे, ऑक्सीन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ठीक है। ग्रोथ इनहिबिटर रोकता कौन कौन है, इथेलिन और एब्सिसिक एसिड। हमेशा याद रखना इन पांचों हार्मोन में से मात्र एक इथाइलिन ही है जो गैसियस हार्मोन है, बाकी सब हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। बात खत्म। लिक्विड इन सेंस आपकी बॉडी में जो लिक्विड फॉर्म में हार्मोन्स होते हैं उस फॉर्म में ये मिलता है, ठीक है। फ्लूइड फॉर्म, बेसिकली लिक्विड नहीं बोलेंगे, फ्लूइड फॉर्म बोलेंगे, थोड़ा सा विस्कस रहता है, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इसको हमने सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट किया था, ह्यूमन यूरिन। यस गाइज, ह्यूमन जो है ये एनिमल केस है और ऑक्सीजन जो है ये प्लांट हार्मोन है, लेकिन हमने इसको सबसे पहले आइसोलेट कहाँ से किया था, ह्यूमन के यूरिन से, ठीक है। यूरिन से, आपके यूरिन में भी जो है वो ऑक्सीजन मिलता है। हालांकि हमारे बॉडी में कोई भी यूज नहीं है ऑक्सीजन का, लेकिन हमारे यूरिन में जो है ऑक्सीजन मिलता है, थोड़े कम मात्रा में बट मिलता है, ठीक। इसको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA, ठीक है। इट इज जनरली प्रोड्यूस्ड एट स्टेम, रूट एपेक्स एंड माइग्रेट टू द साइट ऑफ एक्शन। जनरली कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, स्टेम या रूट के एपिक्स पे, टिप पे यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, और जहां पे इसको जाना है वहां जाकर के ये आपका जो है साइट ऑफ एक्शन इसको बोल रहे हो, वहां माइग्रेट कर जाएगा। फंक्शन क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का सारा चीज है, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है, सेल इनलार्जमेंट, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल के पास जाके बैठ जाते हैं, ठीक, एपिकल डोमिनेंस, सेल डिविजन, इनहिबिशन ऑफ एब्सिशन, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, लेट मी चेक। हनी बी वाला कॉन्सेप्ट जहां बताया होगा ना, कहाँ बताया मैंने हनी बी का कॉन्सेप्ट, आई थिंक या तो चैप्टर 1 में बताया होगा या तो मैंने मॉर्फोलॉजी में बताया, मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है। आप आई थिंक मॉर्फोलॉजी में बताया, बट मैंने पार्थेनोकार्पी में एक अलग वीडियो बनानी है, ठीक है। हनी बी का पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे उसमें। वैसे तो मैंने किसी एक लेक्चर में लिया है, आई थिंक मॉर्फोलॉजी वाला लेक्चर ही है या फिर लिविंग वर्ल्ड वाला लेक्चर होगा, बट इसको मैं वापस से एक बार कवर करूंगी, ठीक है। उसमें पार्थेनोकार्पी में बहुत आराम से बताऊंगी, यहाँ बताऊंगी तो फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास में ऑक्सीजन दिखाती है, देखो अब इसके चक्कर में मत जाओ। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, एब्सिशन क्या होता है, डोमिनेंस क्या होता है, इनके चक्कर में मत जाओ, छोड़ो, हटाओ। हमें ये सिर्फ जानना है कि क्या क्या काम करते हैं, रट लो। सेल डिविजन, ठीक, एपिकल डोमिनेंस, ठीक, सेल इनलार्जमेंट, एपिकल डोमिनेंस, सेल डिविजन, इनहिबिशन ऑफ एब्सिशन, इसके बाद में इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। इनहिबिशन ऑफ एब्सिशन मतलब जो एब्सिसिक एसिड काम करता है ना, उसके अगेंस्ट में ऑक्सीजन काम करता है। एब्सिसिक एसिड आपका ग्रोथ रोकता है, ऑक्सीजन आपका ग्रोथ बढ़ाता है, तो इनहिबिशन ऑफ एब्सिशन, ठीक है, ये चीज हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग गिबरेलिन्स पे। ये एक प्रोमोटरी जो है हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। ये मोर देन 100 फॉर्म्स इसके मिलते हैं, GA1, GA2, GA3 से लेकर के 100 तक है, और इवन इसके ऊपर भी बहुत सारे हमें मिलते हैं, ठीक है। इन सब में से सबसे ज्यादा कॉमन कौन है, GA3, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रॉपर्ली नाम देते हैं गिबरेलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद में फंक्शन क्या क्या है, आ जाओ मेन चीज, फंक्शन क्या क्या है इसके। फंक्शन है हमारे पास में सेल इलोंगेशन, ब्रेक्स डोरमेंसी, अर्ली मैच्योरिटी, सीड जर्मिनेशन। सेल को इलोंगेट करेगा, नाम में ही है। गिबरेलिक एसिड जो हमारे पास, G फॉर गिबरलिन, G फॉर जिराफ, जिराफ लंबा होता है, गर्दन लंबा होता है, इलोंगेशन, सेल इलोंगेट कराता है, ठीक। डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी मतलब सीड सोया हुआ है, सीड को नींद लगी हुई है, उस नींद को तोड़ता है कौन, गिबरेलिक एसिड। इसके बाद में अर्ली मैच्योरिटी, मैच्योरिटी जल्दी हिट कराता है, जो कि आजकल जनरल फैशन बन रखा है। सीड जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन जल्दी करता है। देखो अर्ली मैच्योरिटी कहने का मतलब ना कि वो नहीं सुना है, वाटरमेलन है, कद्दू है, हाँ बहुत सारे जो है टमाटर वगैरह, उसमें इंजेक्शन डाल देते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी और ज़्यादा बड़ा हो जाए जो हमारे पास में, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा उधर से मिले हमें। तो बेसिकली उसको अर्ली मैच्योरेशन कहते हैं हम लोग। टाइम से पहले उसको इंजेक्शन दे करके अलग अलग टाइप के हमारे पास में जो है चीज़ें प्रोवाइड करके, केमिकल प्रोवाइड करा के उसमें ग्रोथ जल्दी करा देते हैं। दैट इज अर्ली मैच्योरेशन ओनली, नथिंग एल्स, ठीक है। चलो ठीक है, चलो नाउ साइटोकाइनिन, ये हमारे पास में बेसिक होता है नेचर में, मतलब pH 7 से ज्यादा कि 7 से कम, pH 7 से ज्यादा, ठीक है, बेसिक होता है नेचर में। मोस्ट कॉमन फॉर्म इंक्लूड काइनेटीन, जिनेटीन, इस तरीके से, ठीक है। मेनली
सिंथेसाइज्ड इन रूट्स। देखो इन सब में से कुछ नहीं पूछेगा, फंक्शन मेन है वो याद रखना, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, एसेंशियल फॉर टिश्यू कल्चर। ऑफकोर्स टिश्यू है तो उसको फटाफट से सेल डिवाइड करना है ताकि जल्दी जल्दी प्लांट का ग्रोथ हो, तो वहां पे हमें क्या, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब डिवीजन, सेल का डिवीजन फटाफट से कराना, ठीक। अब देखो ओवरऑल एपिकल डोमिनेंस प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कहने का मतलब है आपका जो है न्यूट्रिएंट को जल्दी जल्दी इधर से उधर आपका जो है वो मूव कराना, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब एपिक्स पे आपकी जो चीजें होंगी ना वो ग्रोथ करना बंद हो जाएंगी, तो वो एपिकल डोमिनेंस होता है, ठीक है। इथाइलिन जो होता है हमारे पास में गैसियस, एकमात्र गैसियस हार्मोन है इथाइलिन, ठीक है। स्टिमुलेट्स ट्रांसफर और आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ बट रिटार्ड्स लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ्स। अब देखो आइसोडायमेट्रिक बोलने का मतलब चारों तरफ से ऐसे गोल सा है ना, तो गोल सा करके जो होगा ना वो बढ़ाएगा, ठीक है। आइसोडायमेट्रिक हर दिशा में ग्रोथ कराएगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कभी नहीं कराएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इनहिबिट्स लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। फ्रूट को राइपन करता है फास्ट, मतलब फ्रूट जल्दी पक जाते हैं उसके बाद जल्दी सड़ जाते हैं, ठीक है। सेनेसेंस, डेथ जल्दी हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका लाइफ साइकिल जो है जैसे वो नहीं होती यूट्यूब की वीडियो, हाँ नॉर्मल स्पीड है 10 मिनट का, 2x करके देखोगे 5 मिनट में खत्म। आपकी लाइफ है 60 इयर्स की, उसको स्पीड अप कर देंगे हम लोग 2x की स्पीड से आपकी लाइफ को देखेंगे तो 30 साल में खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली वही होता है, अगर हम लोग फ्रूट राइपनिंग जल्दी करा रहे हैं, ठीक है, मतलब फ्रूट को जल्दी पका रहे हैं तो उतना ही जल्दी तो उसका फास्ट रहेगा ना ग्रोथ, मतलब फ्रूट पक गया, धीरे 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 सड़ने लगेगा, एक टाइम आएगा जब टूट के गिर जाएगा, मर जाएगा फ्रूट, ठीक है, वो चीज़ है। प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। इसके बाद एब्सिसिक एसिड, इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एब्सिसिक एसिड ABA, अब्बा बड़ा स्ट्रेस देते हैं यार, ठीक है। तो स्ट्रेस हार्मोन या फिर इनको हम लोग डोर्मीन भी कहते हैं, बहुत डोमिनेट करते हैं, ठीक। इनका एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। प्रोड्यूस इन रूट ऑफ द प्लांट एंड टर्मिनल बर्ड्स एट द टॉप ऑफ द प्लांट। फंक्शन क्या होगा, बर्ड डॉर्मेंसी, बर्ड को बोलेगा सो जा बेटा, सो जा, आराम कर, सो जा, ठीक है। लीव सेनेसेंस, जल्दी मैच्योर कराएगा और उसको मरने पे मजबूर करेगा, जल्दी जल्दी ग्रोथ हो जाएगी उनकी, ठीक है। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। इसके बाद सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, जल्दी जल्दी होगा, जल्दी पढ़ाई करो, जल्दी जल्दी बड़े हो, जल्दी जल्दी कमाओ, पैसे लाओ एंड ऑल, ठीक है। चलो इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं फाइनली अपना जो है सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फोटो पीरियोडिज्म। ये आपको बताता है कि एक प्लांट को दिन के टाइम में कितना फोटो यानी लाइट चाहिए होता है उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड और डे ड्यूरेशन ऑफ लाइट आवर्स ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, स्पेशली फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। देखो शॉर्ट डे प्लांट होता है, शॉर्ट डे प्लांट देखो यहाँ पे आपका जो होता है ना, अलग अलग प्लांट के लिए ना अलग अलग क्रिटिकल पीरियड जो होता है ना वो डिसाइड होता है। क्रिटिकल पीरियड बोले तो एक ऐसा टाइम जितना इसका जो होता है ना कम से कम उतना आपको मिलना चाहिए, ठीक है, उतना कम से कम आपको जो है उतने आवर्स की लाइट मिलनी चाहिए, उतने घंटे की लाइट जरूरी है, ठीक है। they flower when photo period is below a critical period, continuous duration of light which must not be extend in short day plant and should always extend in long day plant in order to bring flower in then take। सुन होता क्या है, सिंपल सी बात है, जो शॉर्ट डे प्लांट्स होता है ना इनका जो क्रिटिकल पीरियड होता है ना उससे कम लाइट चाहिए होती है इनको, ठीक है। अगर आप इनको जो लाइट है ना वो क्रिटिकल पीरियड या उससे कम देते हो ना तो ये आराम से खुशी खुशी फ्लावर कर लेंगे, ठीक है। या क्रिटिकल पीरियड से थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है लाइट तो इनको दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल इनके क्या होते हैं, जैंथियम, राइस, शुगर केन, पोटैटो। सीधा समझो, शॉर्ट डे प्लांट क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट चाहिए, उतनी या उससे ज्यादा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट बड़े नखरीले होते हैं, इनको क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए और एक बार में ही लाइट चाहिए, मतलब खाने बैठे हैं हम खाना तो पूरे दिन का खाना एक ही बार खा के उठेंगे और पेट भर के हमको तो चाहिए ही चाहिए, जितना पेट है इवन उससे ज्यादा ही चाहिए। अगर मैं कम से कम 4 रोटी खाती हूँ एक बार में तो दिन का 3 बार लगा लो मेरे, ठीक है, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। तो सुबह 4 रोटी खाया, दोपहर को 4 रोटी खाया, रात को 4 रोटी खाया, तो उसका पूरा मिला करके 12 रोटी कम से कम तो मैं खाऊंगी। लेकिन अगर मैं लॉन्ग डे प्लांट हूँ तो 12 से तो ज्यादा ही खाऊंगी और एक बार में ही खाऊंगी। ऐसा नहीं कि 4 अभी दे दिया, 4 2 घंटे बाद दे दिया, 4 उसके 2 घंटे बाद दे दिया, नहीं, मुझे सब एकदम एक साथ में चाहिए। अगर
क्रिटिकल पीरियड 7 घंटे का है तो कम से कम इसको तो 7 घंटे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन 7 घंटे से ज्यादा आप 8 घंटे लगा लो, और हमें पूरा 8 घंटे एक बार में ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 4 घंटे अभी दे दिया, 4 घंटे 2 घंटे के बाद लाइट दे दी, ऐसा नहीं, हमें पूरा एक बार में ही चाहिए, ठीक। अब देखो डे न्यूट्रल प्लांट, बेचारे एकदम मस्त मौला इंसान है, ठीक है। द प्लांट कैन ब्लॉसम थ्रू आउट द ईयर, ये इनको लाइट से फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा ऊपर नीचे हो, ये बड़े एडजस्टेबल इंसान होते हैं, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट्स बिलो एवरेज, मतलब आई एम सॉरी बिलो क्रिटिकल पीरियड, ये एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट फूफा जी होते हैं, जो बोले जैसा बोले वैसा चाहिए, वरना हम तो फ्लावर करेंगे ही नहीं, ठीक। डे न्यूट्रल प्लांट बेचारे को दो, कम दो ज्यादा दो ही मत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये लड़की की माँ जैसी होती है, मेरे को खाना दो नहीं दो शादी में कोई दिक्कत नहीं, मेरी बेटी की शादी करा दो अच्छे से, दैट इज द थिंग, ठीक है। बेसिकली डे न्यूट्रल प्लांट आर द क्यूट प्लांट्स, ये थ्रू आउट द ईयर जो है वो खिले खिले रहते हैं, ठीक है। जैसे बीन, वाइल्ड किडनी जो हो गया आपके, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। वर्नलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, आ जाओ वर्नलाइजेशन सुनो। वर्नलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जुवेनाइल पीरियड को हम लोग शॉर्ट कर देते, छोटा कर देते, मतलब सीड है, सीड उसको हम लोग क्या कहते हैं, चिल्ड ट्रीटमेंट देते हैं उनको ना, हम लोग लगभग 0 to 10 डिग्री के ऊपर उनको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो जुवेनाइल पीरियड है, बचपन है, वो जल्दी खत्म हो जाता है। कहने का मतलब जिस प्लांट को अगर मानो तुम्हें लगाया, उसको 1 हफ्ते के अंदर हम लोग को, अगर 1 हफ्ते के अंदर यानी 7 डेज के अंदर हमारे पास में फ्लावर करना था ना, तो उसको अगर हम लोग वर्नलाइज कर देना, चिल ट्रीटमेंट दे देना, तो वो 3 से 4 दिन के अंदर ही हमारे पास में, या फिर 2 से 3 दिन के अंदर ही हमारे पास में क्या होगा, फ्लावर दे देगा, ठीक। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जल्दी करा सकते हैं चीजें, ठीक है। वर्नलाइजेशन हेल्प इन शॉर्टनिंग ऑफ वेजिटेटिव पीरियड ऑफ प्लांट एंड ब्रिंग्स अबाउट अर्ली फ्लावरिंग, जल्दी फ्लावर करा देते हैं, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू टेम्परेट प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, मिलेट, इन सब में क्या होता है ना कि फार्मर्स को थोड़ा जल्दी और ज़्यादा प्रोडक्शन करानी होती है, तो क्या करते हैं लोग, चिल ट्रीटमेंट दे देते, जल्दी हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। और उसके बाद फोटो पीरियडिज्म। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कितना टाइम हो गया है, अराउंड 30+ हो चुका है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज इसका जो है PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगी, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हो। विद दिस आई होप चैप्टर जो है आपको समझ में आया हो, चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया हो, जो भी चीज़ें हैं वो आप याद कर सकते हो। ऑफकोर्स चीज़ें जो हैं इसमें थोड़ी सी याद करने वाली ज़्यादा हैं, बाकी समझने वाली भी, जो फर्स्ट लेक्चर वाली तो पूरा समझना ही था, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में वो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन वाला समझना था, बाद बाकी सारे याद करने वाले, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें समझने का कुछ नहीं है। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहाँ मैं आपको चेकआउट कर लूँगी, या फिर आप अगर पर्सनलाइज अटेंशन चाहते हो तो इंस्टा का मैंने लिंक जो है अबाउट सेक्शन में जाओगे, कम्युनिटी सेक्शन आता है ना, उसके ऊपर एक अबाउट करके आता है, उसमें चले जाओगे ना, तो वहाँ पे नीचे में इंस्टाग्राम का आपको जो है वो ID मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप मुझे लिंक मिल जाएगा, वो आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे ले आएगी, वहाँ पे आप मुझे DM कर दो, वहाँ पे मैं आपको जो है डायरेक्ट मैसेज में आपको मिल जाऊंगी, ठीक है। विद दिस आई होप चैप्टर समझ आया हो, मज़ा आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, माइट बी एनाटॉमी और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, देखते हैं, जो भी बन जाए पहले वो मैं पोस्ट कर देती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।